नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम मुगलकालीन झारखंड का जो अंतिम पार्ट बच गया है उसको कवर करेंगे और वो है औरंगजेब। और हम ये देखेंगे कि औरंगजेब के काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी झारखंड में। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो शुरू होता है 1658 से 1707 ईस्वी और इस दरमियान झारखंड में औरंगजेब का प्रभाव जो है दो वंशों पर रहा। एक था नागवंश और एक था पलामू का चेरो वंश। इन दोनों के अलावा अन्य वंशों पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर था। तो आज हम जो चर्चा करेंगे उसमें हमारे मुख्य रूप से शामिल रहेंगे नागवंश और पलामू का चेरो वंश। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नागवंश पर औरंगजेब का क्या प्रभाव रहा या उसने किस जगह को लूटा या किस जगह पे अपना शासन अधिकार स्थापित किया, इसके बारे में जानेंगे। नागवंश औरंगजेब के समय में नागवंश के जो शासक थे उसमें दो शासक थे मुख्य रूप से। एक थे रघुनाथ शाह, जिसको कि हम लोग ऐनीनाथ ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। उनको ऐनीनाथ ठाकुर भी कहा जाता है और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1640 से 90 ईस्वी तक। और दूसरे थे राम शाह जो थे उनका टाइम पीरियड है 1690 से 1715 ईस्वी। रघुनाथ शाह का काल धर्म आस्था का काल कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनका जो समय जो शासन था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चला था, इसलिए इनके शासन काल को धर्म आस्था का काल भी कहा जाता है। रघुनाथ शाह पर सिर्फ दो आक्रमण हुए। एक था मुगलों का आक्रमण जिसका उल्लेख करते हैं फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर। इनके द्वारा मुगल आक्रमण का उल्लेख किया गया है ट्रेवरनियर के द्वारा। और दूसरा जो आक्रमण था वो था पलामू के चेरो शासक का। चेरो शासक जो थे मेघनी राय, उनके आक्रमण का उल्लेख जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि रघुनाथ शाह के शासनकाल में दो आक्रमण हुए। एक था आपका मुगल आक्रमण जिसका उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री जो थे ट्रेवरनियर उन्होंने किया है, और दूसरा जो आक्रमण था मेघनी राय का जो कि पलामू के चेरो वंश के शासक थे। और ये जो मेघनी राय का जो आक्रमण था वो कुछ ज्यादा ही नुकसानदायक साबित हुआ था रघुनाथ शाह के लिए, क्योंकि उसने पहले उसके राजधानी दोईसा को पूरी तरह से लूटा और उस लूट के क्रम में वहां से पत्थर का विशाल फाटक भी उसने लूटा। और उस विशाल फाटक को ले जाकर मेघनी राय ने पलामू के नए किले, पलामू का जो नया किला है ये कहाँ है, ये पलामू का जो पुराना किला है उसी के बगल पहाड़ पर बना हुआ एक नया किला था, नवनिर्मित किला था, जिसमें इस दरवाजे को ये पत्थर के विशाल फाटक उसने लगवाया था। और आज भी यह फाटक जो है नागपुर द्वार या दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। नागपुर द्वार या दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है पलामू के नए किले में। ये कहाँ है, तो ये है पुराने किले के बगल पहाड़ी पर स्थित है या वहीं पे इसे पहाड़ पे बनाया गया है। रघुनाथ शाह बहुत ही दानी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके जो धर्म गुरु थे उनका नाम था हरिनाथ और इन्होंने हरिनाथ का ही नाथ का यूज किया है अपने नाम के साथ में। इन्होंने कई मंदिरों का भी निर्माण कराया है, जिसमें एक है मदन मोहन मंदिर, बेड़िया का मंदिर जो है इन्होंने ही इसका निर्माण कराया है। साथ ही इनके शासनकाल में भी तीन प्राचीन मंदिर और बने हैं। ये है राम मंदिर चुटिया का और जगन्नाथ मंदिर दोईसा। यानी तीन मंदिर जो मुख्य रूप से रांची के हैं वे है मदन मोहन मंदिर बेड़िया, राम मंदिर चुटिया और जगन्नाथ मंदिर दोईसा, जो कि रघुनाथ शाह के शासनकाल में रांची में बनाए गए थे। अब आता है पलामू का चेरो वंश। पलामू का जो चेरो वंश है उस समय उसके जो शासक थे वो थे मेघनी राय, जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था चेरो वंश का। और उसने भी अपने अन्य शासकों की तरह मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही जो सालाना कर उन लोगों को देना होता था वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया था। और उसके साथ में क्या करते थे कि जो सीमावर्ती प्रदेश थे, मुगलों के सीमावर्ती प्रदेश थे, उन प्रदेशों में वो हमेशा लूटपाट मचाते रहते थे। इस चीज को औरंगजेब बर्दाश्त न कर पाया और उसने बिहार के सूबेदार
औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को आदेश दिया कि वो पलामू पर आक्रमण करे तथा मेदिनी राय से सालाना कर वसूल करे। किसे आदेश दिया था? दाऊद खां, बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने का और साथ में सालाना कर वसूल करने का। 5 मई 1660 ईस्वी को गया बिहार के इमामगंज से होते हुए दाऊद खां ने पलामू पर आक्रमण किया और उस दरमियान उन्हें सबसे पहले उसने कोठी किला पर अधिकार किया। 5 मई 1660 ईस्वी को गया बिहार के इमामगंज होते हुए पलामू पे आक्रमण करने के क्रम में सबसे पहले उसने कोठी किला को अपने अधिकार में लिया था। किसने लिया था? तो ये लिया था दाऊद खां ने। उसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा किला को उसने दाऊद खां ने ध्वस्त किया और कुंडा का शासक जो था उस समय जो इसने तो कुंडा किला को ध्वस्त कर दिया और जो कुंडा का शासक था चून राय, वो इस चीज से बहुत डर गया, दाऊद खां के आक्रमण से बहुत डर गया और डरकर उसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। चून राय ने तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन इस चीज को चून राय का एक भाई था जिसका नाम था सुरवर राय, उसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके भाई ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अंततः वह मेदिनी राय के बहकावे में आकर अपने भाई चून राय की हत्या कर देता है, उसका भाई सुरवर राय। और फिर इसके बाद जो दाऊद खां है वो तरहसी के मार्ग से होता हुआ पलामू पर आक्रमण करने पहुंचता है। इसी बीच तरहसी जो जगह है वहां पे मुगल और जो मेदिनी राय का एक मंत्री था सूरत सिंह, उनके बीच एक समझौता होता है। मेदिनी राय के मंत्री सूरत सिंह और मुगल के बीच एक समझौता होता है और इस समझौते की खबर जो दाऊद खां है वो औरंगजेब को भेजता है और जब तक वहां से आदेश आता तब तक के लिए युद्ध विराम हो जाता है। और जब औरंगजेब को इस समझौते की बात पता चलती है तो उसने मेदिनी राय के सामने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की शर्त रखी, जिसे कि मेदिनी राय ने उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, यानी वो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करना चाहता था और उसने युद्ध करना ही स्वीकार कर लिया। जो औरंगजेब ने जो शर्त रखी इस्लाम धर्म स्वीकार करने की मेदिनी राय को, उसे उसने अस्वीकार कर दिया मेदिनी राय ने और उसने युद्ध करना ही स्वीकार किया मुगलों से। युद्ध शुरू हुआ तथा मुगल जो है वो भारी पड़ गए, चेरो वंश पर मुगलों की सेना भारी पड़ गई और इस तरह से चेरो वंश की हार होती है, मुगल विजयी हो जाते हैं। और उस दरमियान जो मेदिनी राय है उसे अपनी जान बचाकर पलामू से भागना पड़ता है और इस तरह से जो मेदिनी राय है वो पलामू से भाग खड़ा होता है। और इस तरह से जब मुगलों की विजय हो जाती है, इस खुशी में जो दाऊद खां था उसने 1662 ईस्वी में युद्ध विजय की खुशी में पुराने किले, पलामू का जो पुराना किला था वहां पे उसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। पुराने किले में ही एक मस्जिद का निर्माण कराया था दाऊद खां ने 1662 में मुगल विजय की खुशी में। मुगलों का जब अधिकार हो जाता है पलामू पे तो औरंगजेब ने वहां पे मनकली खां को फौजदार नियुक्त कर दिया। पलामू में मनकली खां को अपना फौजदार नियुक्त कर दिया और वापसी के क्रम में जब दाऊद खां वापस आने लगता है उस समय वो पलामू किले का जो सिंह दरवाजा था उसे अपने साथ ले आता है और उसे औरंगाबाद के दाऊद नगर जो कि उसकी गढ़ी है उसमें वो उसे लगा देता है सिंह दरवाजे को। मेदिनी राय का इस तरह से पलामू पर पूरी तरह से मुगलों का अधिकार हो जाता है। मेदिनी राय जो है कहीं दूसरी जगह जाके छुप जाता है। फिर दोबारा
मेदिनी राय का दोबारा आक्रमण होता है 1666 में मनकली खां पर। मेदिनी राय दोबारा आक्रमण करता है मनकली खां, जो कि फौजदार था कहाँ का, पलामू का, उस पे आक्रमण करता है और पूरे जोश के साथ उसे पराजित कर देता है और पलामू को दोबारा अपने आधिपत्य में ले लेता है और वहां का शासक बन जाता है। और इस तरह से मुगल जो है मेदिनी राय से पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं और अंततः वे पलामू को मेदिनी राय के अधीन ही छोड़ देते हैं और दोबारा मेदिनी राय पे आक्रमण नहीं करते हैं। मेदिनी राय का जो काल था वो चेरो वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो दोबारा शासक बनते हैं तो उन्होंने अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य से पलामू को फिर बहुत ही समृद्धशाली और शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर लिया था और उनसे प्रजा बहुत खुश रहती थी, जिसके कारण चेरो वंश में मेदिनी राय का काल जो है स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, या वहां की प्रजा उस काल को स्वर्ण काल कहा करती थी। कृषि के क्षेत्र में भी मेदिनी राय ने बहुत ही उन्नत कार्य किए हैं। बहुत सारे नए नए जो तकनीकें आई थी उसने उसमें लागू किया था, जिससे कि वहां की पैदावार बढ़ी और जनता बहुत खुशहाल रही। साथ ही उसने कभी भी अपनी प्रजा या जनता से कर नहीं वसूला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेदिनी राय ने कभी भी अपनी प्रजा से किसी तरह का टैक्स या कर नहीं वसूला था। मेदिनी राय को चेरो के जो राजा थे उनके द्वारा उसे न्यासी राजा या न्यायी राजा भी कहा जाता है। न्यासी राजा या न्यायी राजा की संज्ञा दी गई है। किसी किसी बुक में न्यासी राजा का उल्लेख किया गया है और कहीं कहीं न्यायी राजा बताया गया है। तो इसे ये संज्ञा किसने दी? तो चेरो वंश के जो अन्य राजा थे उन्होंने मेदिनी राय को न्यासी राजा या न्यायी राजा की संज्ञा दी है। मेदिनी राय की मृत्यु 1674 ईस्वी में हो जाती है और इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए रुद्र राय। इनके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही झारखंड से मुगलों का प्रभाव जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उनका अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आज हम लोगों ने मुगल कालीन झारखंड का सारा जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर झारखंड के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।